हेलो एवरीवन, नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट के बाद अब अपन पढ़ेंगे गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता। कोई भी गैस है वो द्रव में कितनी घुली हुई है उसकी विलेयता को अवशोषण गुणांक के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। अवशोषण गुणांक है उसके ऊपर परिभाषित करेंगे। ये आपके बोर्ड में पूछ रखा अवशोषण गुणांक को परिभाषित। ए एब्जॉर्बेशन कोएफिशिएंट, अवशोषण गुणांक। गैस की सीएम क्यूब का मतलब होता है आयतन। आयतन सीएम क्यूब में मात्रा जो निश्चित ताप एवं दाब पर जल के इकाई आयतन में डिजोल्व हो, घुली हुई हो उस गैस की अवशोषण गुणांक कहलाता है। गैस की एमएल में वह मात्रा जो निश्चित ताप एवं दाब पर जल के इकाई आयतन में, ये विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई हो, जल विलायकी होता है, वो उसका क्या कहलाती है? एब्जॉर्बेशन कोएफिशिएंट, अवशोषण गुणांक कहलाती है। ठीक है। अब गैसों की द्रव में विलेयता है, ये 2-3 बार बोर्ड में प्रश्न पूछ रखा है। या तो अवशोषण गुणांक पूछेगा, या इसमें हेनरी नियम पूछेगा, या गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पूछेगा। तो इफेक्टिव फैक्टर ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ गैस, प्रभावित करने वाले कारक, गैसों की द्रव में विलेयता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? तो उसमें कारक में नंबर 1 है आपके दाब का प्रभाव, प्रेशर इफेक्ट। दाब का प्रभाव, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है वो अपन पढ़ेंगे। तो दाब के प्रभाव को समझाने के लिए हेनरी ने नियम दिया, जिसे हेनरी नियम कहता है। हेनरी नियम ये कहता है कि निश्चित ताप एवं दाब पर विलायक के निश्चित मात्रा में दाब बढ़ाने पर, निश्चित ताप पर दाब तथा गैस की मात्रा समानुपाती होते हैं। गैस की मात्रा m अनुक्रमानुपाती होते हैं। दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ती है। गैस की विलेयता बढ़ती है। ठीक है। m इज प्रोपोर्शनल टू p। m क्या है? गैस की मात्रा। और p क्या है? प्रेशर। m क्या है? गैस की मात्रा और p दाब। दाब बढ़ाने पर गैस की मात्रा बढ़ेगी, ये हेनरी ने बताया, हेनरी नियम कहता है। तो m बराबर k कांस्टेंट hp, हेनरी कांस्टेंट है kHp। ठीक है। तो दाब बढ़ाने पर गैस की मात्रा, गैस की जो विलेयता है उसकी मात्रा में वृद्धि होगी, जिसे हेनरी नियम से हम परिभाषित करते हैं m इज प्रोपोर्शनल टू p, m बराबर kHp, kH हेनरी कांस्टेंट है। जैसे सोडा वाटर है, सोडा वाटर में कौन सी गैस घुली हुई होती है? CO2। सोडा वाटर में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए, CO2 है उसकी विलेयता को बढ़ाने के लिए दाब अधिक करता है। बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है, जिससे सोडा वाटर में CO2 की विलेयता के मान में वृद्धि होती है। वो हेनरी नियम के अनुप्रयोग पर आधारित है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी रूल्स उस पर आधारित है, सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार आपके पहाड़ों पर है, पहाड़ों पर जब आरोह चढ़ता है
पहाड़ों पर आरोग्य है वो चढ़ता है तो पहाड़ों पर O2 की मात्रा कम होती है। O2 की मात्रा कम क्यों होती है? कि वायुमंडलीय दाब कम होता है, ऊपर दाब क्या होता जाता है धीरे धीरे, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण O2 की मात्रा कम होती है और उसको पर्वतारोही को चढ़ने में ऑक्सीजन लेने में समस्या होती है, जिसे कहते हैं एनोक्सिया। एनोक्सिया कहते हैं, ये भी आपके हेनरी नियम का अनुप्रयोग है। एनोक्सिया क्या है कि पहाड़ों पर ऊपर जो ऊपर की ओर वायुमंडल में जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण विलेयता O2 की विलेयता कम होती जाती है, जिससे श्वसन में कठिनाई उत्पन्न होती है, जिसे कहते हैं एनोक्सिया। इसलिए पहाड़ों पर रहने वाले लोग न तो सोच सकते हैं ढंग से, न समझ सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की वहां पे मात्रा क्या होती है? कम होती है, क्योंकि वहां पे दाब कम होता है। एनोक्सिया है, सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार जो समुद्र की गहराई में जाते हैं गोताखोर, वो भी अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि उनमें एक बेंड्स नामक व्याधि उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी आपके हेनरी नियम के अनुप्रयोग पे है। तो प्रभावित करने वाले कारक में 1 नंबर था दाब। दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ती है, ठीक है। और हेनरी नियम के अनुप्रयोग में आपके आ जाएगा जैसे सोडा वाटर में एनोक्सिया और बेंड्स। और दूसरा नंबर है ताप, इफेक्टिव फैक्टर नंबर 2 टेम्परेचर, ताप। ताप बढ़ाने पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे गैस की विलेयता कम होगी। ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता क्या होगी? कम होगी। एक तो भाई गर्म पानी है और एक ठंडा पानी है, तो गर्म पानी में O2 की विलेयता कम होगी, गर्म पानी में ऑक्सीजन की विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे आपकी मछली होती है, मछली जल की रानी है, जल में रहेगी, जल में रहेगी तो आपकी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो O2 की विलेयता कम होती जाएगी, तो वो गहराई में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? गहराई में चली जाएगी, ठीक है। जलीय जीव है, गर्मी पड़ने पर कहाँ चले जाएंगे? गहराई में, क्योंकि ऑक्सीजन की विलेयता कम हो गई। ताप बढ़ाने पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, सतह को छोड़ करके वो चले गए बाहर की ओर O2। ताप बढ़ा तो O2 बाहर चली गई, इसलिए वो जलीय जीव कहाँ चले जाते हैं? गहराई में चले जाते हैं। तो ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता क्या होती है? कम होती जाती है। पर यहाँ 2 गैसें हैं, वो ध्यान में रखनी है आपको, H2 और He। हाइड्रोजन और हीलियम है वो अपवाद है। हाइड्रोजन और हीलियम क्या है? अपवाद है। हाइड्रोजन और हीलियम में ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ती है। हाइड्रोजन और हीलियम में ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। दाब हो गया, ताप हो गया। प्रभावित करने वाले कारक में 3 नंबर पढ़ेंगे आप। गैस की प्रकृति, दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता कम होती है। गैस की प्रकृति, जैसे आयनिक गैस है या जो अभिक्रिया करती है विलायक से, अभिक्रिया विलायक से करती है, तो विलेयता उसकी अधिक होगी। विलेयता क्या होगी? उसकी विलेयता अधिक होगी। जैसे अमोनिया है और HCl है। अमोनिया गैस है तो जल से अभिक्रिया शीघ्रता से कर लेती है। अमोनिया है, HCl है, SO2 है, तो इनकी विलेयता बढ़ती जाएगी। उसके बाद CO2, O2 और N2, इनकी विलेयता धीरे धीरे क्या होती जाएगी? सबसे कम होती जाएगी। इस प्रकार ये गैसों की विलेयता का क्रम है, जिसको अवशोषण गुणांक के आधार पर भी परिभाषित किया जा सकता है कि निश्चित आयतन में घुले हुए विलायक की मात्रा, गैस की मात्रा को अवशोषण गुणांक कहता है। तो सर्वाधिक अमोनिया का होगा, क्योंकि अमोनिया गैस है वो अभिक्रिया करती है, गैस की प्रकृति है, वो अभिक्रिया करके विलेयता की मात्रा बढ़ा देती है, ठीक है। तो गैस की प्रकृति है। उसके बाद है विलायक की प्रकृति। प्रभावित करने वाले कारक में नंबर 4 है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, तो ऐसी गैस है जो आयनिक प्रकृति की होती है, वो आयनिक विलायक में अधिक विलय होती है। जैसे HCl गैस है, HCl गैस कैसी प्रकृति की है? प्लस माइनस बढ़ता है, तो ये आयनिक नेचर की है, आयनिक प्रकृति की है। आयनिक प्रकृति की है तो ये आयनिक विलायकों में अधिक विलय होगी। आयनिक होने के कारण आयनिक विलायक में विलय होगी। आयनिक विलायक कौन? जल में। आयनिक विलायक जल में विलय होगी। और ये आपके CCl4 है, ये अध्रुवीय विलायक है। अध्रुवीय विलायक CH2, अध्रुवीय विलायक के 2 नाम लिखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड। और ध्रुवीय विलायक है वो जल है। तो जो HCl गैस है वो ध्रुवीय विलायक में विलय होगी। और जो अध्रुवीय गैस हैं, जैसे आपके
O2 है, N2 है, वो अध्रुवीय विलायक में विलय होगी। O2 N2 किस में होगी? अध्रुवीय विलायक में विलय होगी। लाइक डिजोल लाइक, समान समान को बोलता है, लाइक डिजोल लाइक, ठीक है। तो जो ध्रुवीय होगा, पोलर होगा, वो किस में विलय होगा? वो पोलर में विलय होगा। ध्रुवीय में विलय होगा। और जो नॉन पोलर होगा, अध्रुवीय होगा, नॉन पोलर होगा, अध्रुवीय होगा, वो किस में विलय होगा? अध्रुवीय में विलय होगा। अध्रुवीय किस में विलय होगा? अध्रुवीय नॉन पोलर में विलय होगा, ठीक है। तो इफेक्टिव फैक्टर ऑफ डिसॉल्व ऑफ गैस, गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें आपको एक नंबर दाब का प्रभाव, दाब के प्रभाव में हेनरी का नियम, हेनरी का नियम ध्यान में रखना है। हेनरी का नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित आयतन में घुली हुई मात्रा दाब के समानुपाती होती है। दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ती है, ठीक है। जैसे सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। एनोक्सिया भी है उसका हेनरी नियम के अनुप्रयोग। उसके बाद है ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण सतह के अणु छोड़कर चली जाती है, जिससे उसकी विलेयता कम होती जाती है। जैसे O2 है, ताप बढ़ाने पर गर्म जल में O2 की विलेयता कम होगी। पर हाइड्रोजन और हीलियम उसमें अपवाद है, हाइड्रोजन और हीलियम में ताप बढ़ाने पर विलेयता होती है, वो बढ़ती जाती है। इसी प्रकार आपके 3 नंबर है गैस की प्रकृति। तो जो खुद अभिक्रिया करती है गैस, जैसे अमोनिया है, HCl है, SO2 है, H2S है, तो वो उनकी विलेयता है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अमोनिया सर्वाधिक विलय होगी और आपके O2 N2 है, H2 सबसे कम विलय होगी। उसके बाद है विलय की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। विलय की प्रकृति जो आपके पोलर सॉल्वेंट है, ध्रुवीय विलायक है, उनमें ध्रुवीय गैस विलय होगी, जैसे HCl वगैरह है। और अध्रुवीय विलायक है जैसे CCl पॉड, उसमें अध्रुवीय गैस विलय होगी, जैसे O2 है, N2 है, ठीक है। तो गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे पूछ ले तो भी आपको ध्यान में रखना है, हेनरी नियम पूछ ले तो भी आपको ध्यान में रखना है, और आपको अवशोषण गुणांक पूछ ले तो भी आपको इसमें याद रखना है। तो 3 प्रश्न इसमें से पुट आउट होंगे। उसके बाद है एक ठोसों की द्रव में विलेयता। तो ठोसों की द्रव में विलेयता है, तो ठोसों की द्रव में विलेयता, ठोस भी होते हैं वो भी द्रव में विलय होते हैं। ठोसों की द्रव में विलेयता, उसको भी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। जैसे ठोस है कोई भी, उसको द्रव में घोलना है, तो उसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? तो उसमें एक नंबर है आपके ताप का प्रभाव, इफेक्टिव फैक्टर ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ताप बढ़ाने पर आपको पता ही है, जैसे आपको नमक वगैरह घोलना है या NH4Cl वगैरह घोलना है, तो ताप वगैरह बढ़ाने पर उनकी विलेयता बढ़ती जाती है। ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी? विलेयता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है? बढ़ती है, विलेयता अधिक होगी। पर जैसे आपके उष्मा सेपी जो पदार्थ है, NaOH है, सोडियम कैल्शियम एसीटेट है, ठीक है, लिथियम सल्फेट है, Li2SO4, यदि आपको इनको घोलना है तो ताप कम करना पड़ेगा, ठीक है। इनकी कम ताप पर आपको विलेयता अधिक होगी। यदि आपने ताप बढ़ाया, ताप अधिक कर दिया, तो विलेयता इनमें क्या होती जाएगी? विलेयता कम होती जाएगी। ताप बढ़ाने पर ऐसे पदार्थ, ऊष्माक्षेपी पदार्थ, जिनमें ताप बढ़ाने पर विलेयता कम होती है, और ऊष्माशोषी पदार्थ में ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, ठीक है। ताप का प्रभाव हो गया। अब सेकंड नंबर है ठोस एवं विलय की प्रकृति, लाइक डिसॉल्व लाइक, इसका भी उदाहरण है। 2 नंबर है ठोस एवं विलय की प्रकृति, ठोस एवं विलय की प्रकृति। अब दोनों ही आपके पोलर होने चाहिए। ध्रुवीय ठोस है, ध्रुवीय ठोस का एक उदाहरण जैसे KCl है, KNO3 है, तो ये ध्रुवीय ठोस है। पोलर ठोस है तो ध्रुवीय विलायक में विलय होंगे। ध्रुवीय विलायक जल में विलय होंगे, ध्रुवीय विलायक में विलय होंगे। इसी प्रकार आपके अध्रुवीय ठोस है। अध्रुवीय ठोस में आपके कौन कौन से आएंगे? अध्रुवीय ठोस में आएगा आपके I2, आयोडीन, एसिड, सल्फर। अध्रुवीय ठोस है वो अध्रुवीय विलायक में विलय होंगे। अध्रुवीय विलायक कौन कौन से? अध्रुवीय विलायक में आपके आ जाएंगे CCl4। अध्रुवीय विलायक में कौन कौन सा है? CCl4, CS2, उनमें विलय होंगे, अध्रुवीय विलायक में विलय होंगे, ठीक है। तो
आपको ये भी पूछ सकते हैं कि ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। एक नंबर है ताप का प्रभाव। ताप NH4Cl और KCl में ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। इसी प्रकार NaOH और कैल्शियम एसीटेट है, उसमें ताप कम करने पर विलेयता है वो कम होती जाती है। ठोस एवं विलायक की प्रकृति ध्रुवीय ठोस है जैसे KCl है, KNO3 है, तो ध्रुवीय विलायक जल में विलय होंगे। अध्रुवीय ठोस है जैसे आयोडीन है, सल्फर है। अध्रुवीय विलायक जैसे CCl4 और CH2 में विलय होंगे। तो इस वीडियो में आपने देखा कि गैस की द्रव में विलेयता है उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो गैस की द्रव में विलेयता में अवशोषण गुणांक आएगा कि निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा को उसका क्या कहते हैं, अवशोषण गुणांक को ऑब्जर्वेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। इसी प्रकार दाब का प्रभाव, हेनरी नियम, ताप का प्रभाव, आपके ताप बढ़ाने पर विलेयता कम होगी। गैस की प्रकृति, और 4 नंबर कौन सा था, गैस की प्रकृति के बाद था आपके विलायक की प्रकृति। तो गैस की द्रव में विलेयता होगी। उसके बाद ठोस की द्रव में विलेयता, ठोस भी द्रव में विलय होते हैं, तो उसमें 1 नंबर था ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर विलेयता कम होगी, जैसे NH4Cl KCl है, इनमें ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। उसमें शेपी NaOH है, NaOH को जल में घोलने पर क्या होगा, बीकर गर्म हो जाएगा। गर्म होते ही वो आप और गर्म कर रहे हो तो बीकर ही फूट जाएगा, विलेयता अधिक होगी क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें शेपी अभिक्रिया हो रही है, ताप कम करना पड़ेगा तो विलेयता बढ़ेगी। ठोस की प्रकृति, जैसे KCl KNO3 को घोलना है तो जल में अधिक विलय होगा, और यदि आपने आयोडीन सेमी ठोस ले लिया, आयोडीन और सल्फर लिया और उसको जल में घोल रहे हो तो नहीं घुलेगा। अध्रुवीय विलायक जैसे CCl4 में अधिक घुलेगा, कार्बन डाइसल्फाइड में अधिक घुलेगा। धन्यवाद। आप इस वीडियो में आपने ये गैसों की द्रव में विलेयता और ठोसों की द्रव में विलेयता का अध्ययन किया।